नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। साथ ही बहुत अच्छे से अपनी यूपीएसआई 2025 की एक सीट पक्की करने के लिए अपनी तैयारी भी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा और आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम, क्योंकि हमारे जो सप्ताह के बाद के 3 दिन होते हैं उसमें हम अपने मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, तो उसी क्रोनोलॉजी में चलते हुए आज की क्लास में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 05 कंप्लीट करेंगे। और इस मॉक टेस्ट में आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे। इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने नंबर बनते हैं, आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हो, वो आपको मुझे बताना है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये 2017 के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। 2017 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका कलेक्शन मैंने लिया है और ये एक मॉक टेस्ट आपके लिए बनाया है, जिसमें से हमारा टारगेट रहेगा कि आप 40 में से 40 स्कोर अपना अच्छे से कर पाओ। 40 क्वेश्चंस को आप यहाँ भी कंप्लीट कर पाओ और सबसे मेन बात तो ये है कि आप इन 40 क्वेश्चंस को जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसमें से 40 में से 40 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओ। तो उसी तैयारी के लिए, उसी लक्ष्य के लिए हम अपना शुरू कर रहे हैं ये मॉक टेस्ट नंबर 5। आप सभी लोग जानते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर हम वीक में 6 डेज क्लास करते हैं। शुरू के 3 दिन हम करते हैं अपना टॉपिक वाइज क्लासेस, बाद के 3 दिन करते हैं हम मॉक टेस्ट। तो टॉपिक वाइज क्लासेस में हमारे अब तक 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है, डिस्काउंट कंप्लीट हो चुका है और साथ में हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो 4 चैप्टर हमारे ये टॉपिक वाइज सीरीज में कंप्लीट हो चुके हैं, पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज है। तो आपने अगर इनमें से कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया या आपने कोई भी चैप्टर आपकी क्लास नहीं ली, तो आप यहीं इसी यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और प्ले लिस्ट में आप इन क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी ओर सप्ताह के दूसरे एंड में हम करते हैं मॉक टेस्ट अपने। तो मॉक टेस्ट हम 4 मॉक टेस्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5 है और इस मॉक टेस्ट नंबर 5 को हम कंप्लीट करेंगे। आपके पास 40 क्वेश्चंस हैं, आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इन 40 क्वेश्चंस में से आप कितने सही कर पाते हो, ये आपका टारगेट रहेगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं पीडीएफ बता देता हूँ आपको। हालांकि मैंने वीडियो के एंड में पीडीएफ टेलीग्राम का नाम मेंशन किया है, फिर भी आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो @@ मैथ्स 247 पर आप जाएंगे। यहाँ पे लगभग 230 के आसपास हमारे पास जो हमारे अ, दोस्त हैं वो जुड़े हुए हैं और आप यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हर एक क्लास की पीडीएफ अपलोड हो जाती है, वो एनोटेशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। और इस क्लास का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5 का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है, मैं आपको 1-2 सेकंड का समय दूंगा और आप या तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप मेरे साथ साथ भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन नहीं बना तो। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप सीखोगे। प्रश्न पढ़ो, पहले प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक आदमी ए सॉरी 3 आदमी ए बी सी एक काम को करते हुए 6 दिनों में 648 मीटर गहरी खुदाई कर सकते हैं। सी बी से 1 मीटर अधिक खोदता है, बी ए से 1 मीटर अधिक खोदता है, ए प्रतिदिन कितने मीटर खोदता है, इस पे हमें बात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखो। पहले जो क्वेश्चन हमें बोल रहा है उसको लिखो। क्या कह रहा है कि 3 आदमी है, एक आदमी ए है हमारे पास, एक आदमी हमारे पास बी है और एक आदमी हमारे पास सी है।
ये तीनों मिलकर 6 दिन में एक टोटल काम कर देते हैं, जो काम है हमारे पास 648 मीटर गहरी खाई खोदना। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ए और प्लस बी प्लस सी का मैं एक दिन का काम निकालूं कि वो एक दिन में कितना काम कर दोगे हैं, तो आप बोलोगे भैया 108 काम तो कर सकते हैं मिलकर एक दिन में। दूसरी ही ओर हमें दिया हुआ है कि जो ए है, जो सी है, वो बी से एक दिन अधिक 1 मीटर अधिक खोदता है, यानी अगर बी एक्स खोदता है तो सी एक्स प्लस वन खोदता है। और दूसरी ओर हमें दिया हुआ है कि ए जो है वो बी से सॉरी बी है ए से कितना 1 मीटर अधिक। तो अगर मैं मान लेता हूँ बी एक्स खोदता है तो ए एक्स माइनस वन खोदता है, यानी एक दिन में इनके द्वारा खुदाई हुई है। तो एक दिन में इनके द्वारा खुदाई कितनी हुई, एक्स प्लस वन हुई है, एक्स हुई है प्लस एक्स माइनस वन हुई है। और इसकी जो वैल्यू हमें दी रखी है क्वेश्चन के हिसाब से वो 108 है। तो यहाँ से क्या आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आप आराम से यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 36, यानी कि 36 x की वैल्यू प्राप्त होगी। उसने पूछा है कि a प्रतिदिन कितना काम करता है, तो a हमारे हिसाब से कितना काम करता है? a हमारे हिसाब से x माइनस वन काम करता है दोस्तों। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 36 माइनस वन कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 35 काम करता है। 35 मीटर आप वो गड्ढा खोदता है, कोई कौन? एक होता है। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 समुच्चय का है। देखो सेट रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि n तत्वों वाले एक समूह के उप समुच्चय की संख्या क्या होती है। तो किसी में अगर सबसेट की बात हो, अगर किसी मैं मानता हूँ, देखो ये सेट होता है, आपको सेट रिलेशन मैंने हालांकि पढ़ाया नहीं है। तो अगर मैं इस तरीके से मान लो इसमें 3 संख्याएं हैं, इस सेट में 3 संख्याएं हैं, तो जो इसके सबसेट बनेंगे, सबसेट सबसेट जो इसके बनेंगे, या मैं कह दूं उसको उप समुच्चय या उप समूह जो बनते हैं दोस्तों, वो होते हैं 2 की पावर n। वो होते हैं 2 की पावर n। तो इस तरीके से हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यानी अगर उसमें n, अगर उस सेट में n समूह है, n सेट है, तो अगर n समूह है, अगर उस सेट में n तत्व है, सॉरी माफी चाहूंगा, अगर उस सेट में n तत्व है तो उस सेट में जो अपसेट उप समुच्चय होंगे, उन उप समुच्चय की संख्या होगी 2 की पावर n उन उप समुच्चय की संख्या होगी। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों 2 की पावर n उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं, चूने और पानी के 324 लीटर मिक्सर में, चूने और पानी के 324 लीटर मिक्सर में चूने और पानी का अनुपात 7 अनुपात क्या है? 7 अनुपात 2 है। 7 अनुपात 2 है, ठीक है। 7 अनुपात 2 है। चूने और पानी का 7 अनुपात 4 अनुपात करने के लिए हमें कितना उसमें पानी मिलाया जाना चाहिए, ये हमें बताना है। आप मुझे एक चीज बताएंगे, आप बोलोगे भैया यहाँ पे जो चूने और पानी का अनुपात था पहले वो 7 अनुपात 2 था, अब हम उसको अनुपात को 7 अनुपात 4 के बराबर कर रहे हैं। ये चूने को मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब ये लाइम वाटर है, मैं इसको कह देता हूँ लाइम, ठीक है। और एल से डिनोट कर देते हैं, इसको कर देते हैं वाटर डब्ल्यू से। इसने बोला है कि चूने और पानी का जो पहले अनुपात 7 अनुपात 2 था, अब चूने और पानी का अनुपात कितना हो गया है? अब चूने और पानी का अनुपात 7 अनुपात 4 हो गया है। अब इसमें मिलाया पानी जाना है तो चूने की मात्रा तो सेम रहेगी और अनुपात में चूने की मात्रा भी सेम है। मुझे बताओ कितने इकाई हमने इसको बढ़ाया? आप बोलोगे भैया 2 यूनिट बढ़ाया गया है। इस 2 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। आप ये भी बोलोगे कि भैया जो स्टार्टिंग में हमारे पास वैल्यू दी हुई थी इस मिक्सचर की, वो 9 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई थी कितनी? आप बोलोगे 324 दी हुई थी। तो हमें 2 यूनिट का मान निकालना है। 2 यूनिट का मान जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा? आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 ते 27 हो जाएगा और बचेगा कितना? आप बोलोगे 9 छंग 54 बचेगा। और इसकी मल्टीप्लाई आप कर दोगे दोस्तों 2 से, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 लीटर आ जाएगी, ठीक है। 72 लीटर आ जाएगी, यानी 72 लीटर उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। क्या करने के लिए? उसका 7 अनुपात 4 को बनाने के लिए। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है।
220 छात्रों में से 120 पुरुष हैं। देखो 220 टोटल छात्र हैं, आप इस बात को समझो, 220 टोटल छात्र हैं, उसमें से 120 मेल है और बाकी बचे हुए 100 कितनी होंगी, फीमेल होंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये मेल है दोस्तों, और इसको मैं एम से डिनोट कर सकता हूँ, ये फीमेल, इसको मैं एफ से डिनोट कर सकता हूँ। 25% पुरुष छात्र और 20% महिला छात्र रसायन विभाग के छात्र हैं। इसका 25% आप निकालोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया इसका 25% आएगा 30, यानी कि इसका 25% जो होगा दोस्तों, 25% रसायन विज्ञान के छात्र हैं। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि 30 लोग, 30 पुरुष जो है, 30 मेल जो है दोस्तों, ये रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के छात्र हैं। आगे बात समझ में। और उसमें बोला गया है कि 20% महिला, यानी कि 20% महिलाएं हो जाएंगी। 20% महिलाएं का मतलब हो जाएगा 20 फीमेल कौन सी हैं, केमिस्ट्री के छात्र हैं। रसायन विज्ञान के विभाग के रसायन विज्ञान के विभाग के 20% पुरुषों और 25% महिलाओं के अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण हुई है। इसके 20% लोग कितने होंगे, इसके 20% लोग हो जाएंगे भैया 6। ओके। अब महिलाओं के 25%, 25 दूनी कितने हो जाएंगे 50, यानी कि ये हो जाएंगे 5 दोस्तों, 5 महिलाएं और 6 पुरुष। इतने ही लोग पास हुए हैं, केमिस्ट्री के पेपर में पास हुए हैं दोस्तों, पास हुए हैं। पूछा गया है कि रसायन विभाग में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल रसायन विभाग के छात्रों की प्रतिशत हमें बतानी। तो इसका प्रतिशत बताना, कितने लोग हैं, आप बोलोगे 11 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, आप ये बोलोगे कि भैया टोटल जो लोग हैं हमारे पास वो है कितने, टोटल लोग हैं हमारे पास 220। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों कितना, 5% आंसर निकल के आएगा। यानी कि 5% लोग हैं जो पास हुए हैं। आगे की मैं बात करता हूं, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 56 माइनस अंडर रूट 56 माइनस अंडर रूट 56, और इसी तरीके से ये डॉट 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 हमारा इनफाइनाइट तक चला जाता है। मैंने इस तरीके के आपको क्वेश्चन कराए थे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इसका जो करो ना, आप इसका को जो होता है ना, को प्राइम नंबर इसके निकाल दो। देखो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, इनका मल्टीपल, जैसे 7 गुणा 8 हो जाएगा, इसका मतलब इनमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो जो स्मॉल नंबर हमारे पास होगा दोस्तों वो आंसर होगा, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन है तो हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो लार्जेस्ट नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक है जिसमें पी क्यू आर क्रम से 100वें, 10वें और 21वें स्थान पर हो, ताकि पी जो है, देखो ये चीज ध्यान रखने वाली है, पी छोटा है क्यू से और आर भी क्यू से छोटा है। और इसमें जो हमें संख्या बनानी है दोस्तों वो बनानी है पी क्यू और आर के हिसाब से, यानी ये दहाइकांक होना चाहिए, सॉरी ये इकाई का अंक होना चाहिए, दहाइकांक होना चाहिए, सैकड़े का अंक होना चाहिए। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, p बराबर 0 इसलिए नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं, यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ 2 लिख दूं तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें 3 अंकों की संख्या बनानी, तो इसलिए हमारे पास p 0 नहीं हो सकता। और अगर दोस्तों मैं q की वैल्यू 1 लेता हूँ, यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से समझनी है बात। अगर मैं q की वैल्यू 1 लेता हूँ, q की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ दोस्तों, एक बात समझो, अगर q की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो q बराबर 1, और क्योंकि q p से बड़ा है तो यानी कि q की वैल्यू 1 से कम होगी, और 1 से कम तो q p की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 से संख्या बन नहीं सकती, यानी कि हम q की वैल्यू 1 ले नहीं सकते। अब इसमें ध्यान रखना है, जो जो q का मान है ना दोस्तों, ये q का मान मैक्सिमम होना चाहिए, ये q का मान मैक्सिमम होना चाहिए। अब इसके आप केसेस बना लो, केसेस कैसे बनेंगे देखो समझो, केसेस कैसे बनेंगे इसके, आप एक बात समझो, इसके केसेस कैसे बनेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, p जो है वो q से छोटा है और r जो है वो q से छोटा है, इतनी बात समझ में आ गई। और p डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक केस तो हमारे पास संख्या जो हो जाएगी p, q और r के रूप में हो जाएगी, ये संख्या मस्ट बी लार्जेस्ट होनी चाहिए, मस्ट बी लार्जेस्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, अगर मैं q की वैल्यू 1 लेता हूँ,
तो P बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा, जो नॉट पॉसिबल है। यानी Q की वैल्यू 1 से तो कोई वैल्यू बन ही नहीं सकती। अगर मैं Q की वैल्यू 2 लेता हूँ, देखो Q बराबर अगर मैं 2 लेता हूँ तो P की वैल्यू क्या बन सकती है, P बराबर 1 बन सकता है, और R बराबर हमारे पास दो संख्या बन सकती है, 0 बन सकता है और 1 बन सकता है 1। यानी कि इससे जो बनने वाली संख्या होंगी वो होगी 2 गुना 1, यानी कि 2 संख्या हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर होगी। अगर मैं Q की वैल्यू दोस्तों 3 लेता हूँ तो P की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। इसी तरीके से R की जो वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। यानी इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, तो 2 गुणा 3 इसका क्या बन जाएगा, इसमें कितनी बन जाएगी, 6 संख्या बन जाएगी। और अगर इसी तरीके से मैं Q की वैल्यू 4 लेता हूँ दोस्तों, तो P बराबर 3 संख्या आ जाएंगी, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और R बराबर आ जाएगी 4 संख्या। इस तरीके से 4 संख्या आ सकती है। तो जो संख्या बनेगी वो 3 गुणा 4 हो जाएंगी, यानी कि 12 संख्या हो जाएगी। अब इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से हम संख्या लेके चलेंगे। इसी तरीके से क्योंकि हमें अंक बताना है तो Q हमारा 9 तक जा सकता है। तो मुझे बताओ, अगर Q बराबर 5 होगा, इसी तरीके से अगर Q बराबर 5 होगा तो क्या आ जाएगा, 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा 6, फिर उसी तरीके से हमारे पास 6 गुणा 7 हो जाएगा, फिर 7 गुणा 8 हो जाएगा और 8 गुणा 9 हो जाएगा दोस्तों। 8 गुणा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये जो टोटल संख्याएं हमारे पास आएंगी, इनका हमें मान निकालना है। तो कितनी हो जाएंगी, आप ऐड कर लो। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। आप इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 2 प्लस के 6 प्लस के 12 प्लस के 4 पंजे 20 हो जाएगा, प्लस 5 छंग, ठीक है, 6, हाँ ठीक है, 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 सत्ते 42, प्लस हो जाएगा 8 सत्ते 56 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस हो जाएगा 72। आप जब इनको ऐड करोगे ना, आप जब इनको ऐड करोगे, सारी संख्याओं को जब आप ऐड करोगे, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा जो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा 240। जब आप इसको ऐड करोगे तो आंसर निकल के आएगा 240। यानी इस तरीके की 240 संख्या हो सकती है। आगे की मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। इसमें बोला गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल दैट फॉर्म ए ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 8 यूनिट, 15 यूनिट एंड 17 यूनिट। इसमें बताया गया है कि हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, सॉरी वृत्त की त्रिज्या की माप बतानी है, जो एक त्रिकोण बनाती है और जिसकी भुजा 8, 15 और 17 है। आप एक चीज समझ पा रहे होंगे यहाँ से, 8, 15 और 17 जो है ना, एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है दोस्तों। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा तो इसका जो आपका क्षेत्रफल होगा ना, वो होगा 1/2 इंटू 8 इंटू अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, यानी कि 60 जो आ जाएगा वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और आप एक चीज और समझो, इसका जो परिमाप हो जाएगा ना, इसका परिमाप, परिमाप जो इसका हो जाएगा, क्या दोस्तों, इसका परिमाप, परिमाप जो हो जाएगा इसका, वो परिमाप क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इसका जो परिमाप हो जाएगा ना, वो परिमाप कितना हो जाएगा, देखो आप इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा आपका, 32, 32 और 8 40 हो जाएगा। ये 40 इसका हो जाएगा परिमाप। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी, बोलो इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करूंगा इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब एक चीज आप यहाँ पे समझो मेरे भाई, एक चीज आप यहाँ पे समझो कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, त्रिभुज की हमें क्या निकालने का, त्रिज्या निकालने का, जो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वृत्त की त्रिज्या निकालने का, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 गुणा क्षेत्रफल और बटे परिमाप होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, परिमाप होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 60 बटे आ जाएगा 40, यानी जो आंसर आपके पास निकल के आएगा वो आएगा 3 यूनिट आंसर निकल के आएगा। यानी वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 3 यूनिट, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, एक एक नाव 108 मील की दूरी तय करने के लिए प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्तों, प्रतिकूल का मतलब होता है आपका डाउनवर्ड धारा की
की तुलना में, प्रतिकूल की तुलना में ये गलत है, तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में साढ़े साढ़े 4 घंटे यानी कि एक सही 1/4 घंटे कम समय लेती है। अगर शांत पानी में नाव की जो चाल है वो 10 मील प्रति घंटा है तो धारा की चाल बतानी क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, देखो समझो। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 108 मील जाना है उसको, और प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्तों x-y, और x की वैल्यू हमें दे रखी है, इसमें धारा की चाल दे रखी है, इसमें हमें सॉरी नाव की शांत जल में चाल दे रखी है 10, और माइनस हो जाएगा 22। अब ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये टाइम आ गया, अब ये टाइम बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 10 प्लस के 22 चाल से जाने पर इसको कितना समय अधिक लगता है, 4.5 टाइम। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लो। देखो आप अगर इसमें एक्स वाई की वैल्यू अगर आप इसमें 2 रखोगे तो वेरी कर जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, ये कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा, और बराबर जब यहाँ 2 रखेंगे तो 12 नम्मा 108 होते 9 प्लस 4.5 आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 13.5 बराबर 13.5 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जो बाई की वैल्यू होगी यानी कि जो हमारी धारा की चाल होगी वो 2 मील प्रति घंटा होगी। आगे बात इतनी समझ में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। एक व्यक्ति यदि एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 4% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। आसान प्रश्न है। मुझे बताओ 1350 रुपए में बेचता है 90% की हानि से। अगर 90% की हानि से बेचता है, सॉरी 10% की हानि से बेचता है तो यानी कि 90% पे बेचता होगा। और अब उसको कितने लाभ पे बेचना, 4% के लाभ पे बेचना, यानी कि 104 की हमें वैल्यू निकाल देनी है। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो यह आएगा आपके पास 15, 150 की मल्टीप्लाई आप 104 से जब करेंगे ना, सॉरी 150 नहीं बचेगा, ये बचेगा 15। 15 की मल्टीप्लाई जब आप 104 से करोगे दोस्तों, जो आपके पास आंसर आएगा 15 चौका 60 और 15 के 15 यानी कि 1556, 1560 आपके पास आंसर आ जाएगा। 1560 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, तब उसको 4% का लाभ होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है समझेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, समूह ए में 40% राजनेता और पुलिस अधिकारी 60% है। देखो समूह ए की बात हो रही है, उसमें 40% पॉलिटिशियन है और दोस्तों 4% 40% यानी कि मैं इसको कह दूंगा 2:3 बोल सकते हैं ना। 40% 60% का अगर मैं रेशियो निकालूं तो 2:3 के अनुपात में होंगे। और दोस्तों समूह बी में क्या है, दोस्तों समूह बी में बोला है कि दूसरे समूह में दूसरे समूह में 35% राजनेता, 40% पुलिसकर्मी और 25% वकील है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 7:8:5 के रेशियो में आएगा। आप बोलो समूह ए और समूह बी को 15 अनुपात में क्या करना है उसको, 7:14 है दोस्तों। ये थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, माफी चाहूंगा इसके लिए। ये 7 रेशियो या 1:4 हो सकता है, ये मुझे ऐसा लगता है 1:4 होना चाहिए, नहीं हाँ 1:4 होना चाहिए, इसीलिए गड़बड़ हुई है। ये 1:4 है, माफी चाहूंगा, ये 1:4 में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आप या तो इस तरीके से करो या आप एक काम करो, क्योंकि हमें वैल्यू बराबर रखनी है, वैल्यू हमें बराबर रखनी है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे 40:60 ही लो, यहाँ पे 40 अनुपात क्या लो आप 60 ही लो। ओके 40:60 हो जाएगा, ये 40:60 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 35:40:25 हो जाएगा। अब ये बोला कि 1:बी को ये 1:4 में रखना है हमें 1:4 में। तो 1:4 में रखने के लिए हमें इसकी मल्टीप्लाई 1 से करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो जाएगा 40 और 60 ही रहेगा। ये पॉलिटिशियन से ध्यान रखना, ये पॉलिटिशियंस है और ये है पुलिस, ये है पुलिस ऑफिसर। और इसमें क्या है दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बोलोगे कि 35 दूनी 70 होते हैं, तो 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, 4 चौक 16 160 हो जाएगा, 25 चौका 100 ये हो जाएगा। दोस्तों बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई। अब इसमें कौन कौन है, इसमें है दोस्तों पॉलिटिशियन, इसमें है पॉलिटिशियन और इसमें है पुलिस आपका और इसमें है लॉयर आपके। और पूछा गया है मेरे दोस्त, पूछा गया है बाद में क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉलिटिशियन एंड लॉयर इन द न्यू फॉर्म्ड ग्रुप। पॉलिटिशियन और लॉयर का न्यू फॉर्म ग्रुप में क्या इनका वो हो जाएगा, पॉलिटिशियन यानी कि इनको जब ऐड करेंगे तो पॉलिटिशियन कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 180 हो जाएंगे, और लॉयर कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे भैया 100 हो जाएंगे। तो टोटल ग्रुप में
आप बोलो टोटल ग्रुप में अब लोअर इतने होंगे तो ऐड तो हमें पुलिस वाले भी करने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 200 इतने हो जाएंगे। आप मुझे बताओ इनका रेशियो बताना है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 180:100। आप रेशियो निकाल देंगे 9:10 आपके पास आंसर आ जाएगा, 9:5 आपका आंसर आ जाएगा। 9:5 यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की। 11वां क्वेश्चन है, 6 की पावर 76 को 5 के भाग भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। आपको मैंने ये बताया था, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आप इसको भूल जाओ, 5 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, तो यानी कि 1 की पावर कितना बचेगा, 6। 1 की पावर 6 का मतलब होता है 1, शेषफल 1 ही बचेगा आपका। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगर 8 मार्च 2010 को क्या है, सोमवार है, तो 8 मार्च 2011 को क्या होगा, इससे अगला दिन होगा, सीधी सी बात है, मंगलवार होगा। सोमवार, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा आपका इसका सही उत्तर। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 11 मैचों में धोनी का औसत क्या है, 31 रन है। अपने औसत को 2 अंकों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने पड़ेंगे। आप एक बार बताओ मुझे, 2 अंकों की वृद्धि कर रहे हैं और 31 मैच में करेंगे 2-2 अंकों की वृद्धि, तो यानी कि 31 गुणा 2 यानी कि 62 रन तो उन्हें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। और अपने लिए अगले जो मैच जुड़ेगा 32वां मैच, उसमें भी तो उनको 33 रन बनाने पड़ेंगे ना औसत को मेंटेन करने के लिए, तो 33 रन यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 95 आंसर आ जाएगा, यानी कि 95 इसका सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें 95 रन बनाने पड़ेंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी दोस्तों। क्योंकि उन्हें एक चीज समझो, क्योंकि उन्हें क्या करना है, धोनी को क्या करना है कि उनको 32वें मैच में कुछ रन बनाने हैं, ताकि उनका जो ओवरऑल औसत आ जाए वो 33 आ जाए, यानी कि 2 से बढ़ जाए। तो मुझे बताओ 32वें मैच में उन्हें 33 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, और साथ में जो उनका एवरेज कम है उस एवरेज को मेंटेन करने के लिए 31 मैच में उन्होंने 31 रन बनाए, तो 31 मैच में 2-2 रन और बनाने पड़ेंगे, तो 62 रन और बनाने पड़ेंगे। तो 62 प्लस 33 95 रन उनको बनाने पड़ेंगे 32वें मैच में। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 एक्स के मान बताना है हमें, क्या होगा। देखो 8 की पावर कितना है, 2 बटे, मैं इसको 23/10 कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इस 8 की इसके मैं 2 की पावर में चेंज करूं, देखो समझो बात को, अगर मैं इसको 2 की पावर में चेंज करता हूँ तो 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 गुना कितना हो जाएगा, 23/10 हो जाएगा। आगे बात समझिए, इसी तरीके से ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुना 8/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 गुना 4/10 हो जाएगा। अब ये हमें बताना है कि 2 की पावर x, इन सबको आप जोड़ दो, 23 या कितने होते हैं, 69 होते हैं, प्लस आप इसको जो 16 और दूनी 16 हो जाएगा, प्लस आप इसको जोड़ोगे 4 चौ कितना हो जाएगा 16, और बटे आ जाएगा आपका 10, और बराबर कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा x। इसकी वैल्यू निकाल दो आप, ऐड करेंगे कितना आएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 16, 6 और 6 12, 12 और 9 21, 12 और 9 21, तो 21 हो जाएंगे, यानी कि 110 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 101 का मतलब हो जाएगा आपके पास 10.1 आंसर इसका आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 10.1 इसका आ जाएगा दोस्तों। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। आपको आवाज कम आ रही होगी तो मैं थोड़ा तेज से बोल देता हूँ। देखो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की हम अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या होगा, इसमें बोला गया है 90/37 मल्टीप्लाई 29.6 अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों इसका, 17/6.1 मल्टीप्लाई 180.3। आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 बार कटेगा, 17 नीचे आ जाएगा। आप जब इसको डिवाइड करो तो 0.8 बार कटेगा, और इसकी मल्टीप्लाई करें 72 आ जाएगा, 72/51। आप इसको डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा आपके पास, आंसर आपके पास निकल के आएगा 1.41। आपके पास आंसर निकल के आएगा 1.41, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है दोस्तों, अच्छी तरह फैटी गई गड्डी के 2 पत्ते चुने जाते हैं, इस बात की संभावना बतानी है कि एक चिड़िया हुक्म का हो और दूसरा बादशाह हो। देखो एक चीज मुझे बताओ,
एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, आप बोलोगे 52 पत्ते होते हैं, उसमें से हमें कितने निकालने, 2 निकालने हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पास टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, यानी कि हमें संभावना क्या निकालनी है। आप बोलोगे भैया अब हुक्म और चिड़ी के 26 पत्ते होते हैं टोटल, एक पत्ता तो उस 26 में से लेना है, और एक बादशाह है तो बादशाह होते कितने हैं, टोटल होते हैं बादशाह होते हैं 4, और 4 में से एक हमें लेना है। ये फेवरेबल आउटकम हो गए आपके पास। आ गई इतनी बात आगे समझ में। और इसको क्योंकि दोनों को लेना है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे और है ना, और होता मैं तुम मल्टीप्लाई कर देते। और ये हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम आ जाएंगे। और जो आंसर आपके पास निकल के आएगा, ऊपर कितना बचेगा, आप बोलोगे 26 गुणा 4 बचेगा, और नीचे बचेगा आपके पास 52 गुणा 51। आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना जानते हो। देखो ये होता है फैक्टोरियल, ये होता है 52 अपॉन, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 52 माइनस के 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसको करते हैं दोस्तों। तो जब हम सोल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। आप इसको डिवाइड करो 26 से, 26 से आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 26 दूनी 52 आएगा। आगे बात समझ में, अच्छा इसमें फैक्टोरियल 2 भी तो है। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ओके सॉरी माफी चाहूंगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हमारी हो गई यहाँ पे। जब हम इसको इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 52 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, और ऊपर कितना है, ऊपर ये है, तो इसको लिख देंगे हम 26, 26 गुना, माफी चाहूंगा दोस्तों पेन आज, हाँ इसको हम लिख देंगे दोस्तों 26 गुना 24, ये सब 26 गुणा 4 बटे 52 मल्टीप्लाई 51, और ये जो 2 है ना, ये वाला जो 2 है ये ऊपर पहुंच जाएगा 2। अब जब आप इसको डिवाइड करो 26 दूनी 52 से कट जाएगा, यानी कि 4 बटे 51, 4 बटे 51 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी उसकी संभावना हो जाएगी। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17। 17 की मैं बात करता हूं। 17 क्वेश्चन क्या है, 400 रुपए पर 6 महीने के लिए 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से तिमाही संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपको तिमाही बताना है। आप मुझे बताओ 12% जो ब्याज दर है वो 12 महीने की है कि नहीं है। आप बोलोगे भैया 3 महीने की निकालनी, तो 3 महीने की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 3 महीने की 3% हो जाएगी। और 6 महीने में कितने 3 महीने होते हैं, आप बोलोगे 2, यानी कि सक्सेसिव लगेगा। पहले साल 100 से कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट से, और अगले साल भी 100 से कितनी हो जाएगी, 103 हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ 100 के स्क्वायर की, तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, और अगर मैं बात करता हूँ 103 का स्क्वायर की, तो 103 का स्क्वायर हो जाएगा 10,909। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी हुई है। ये प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट है 4,000 के बराबर, और ये 4,000 के बराबर, तो इसकी वैल्यू किससे, अब इसकी मल्टीप्लाई 0.4 से करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे पास ये आएगा। तो यहाँ पे 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके पास 6, यानी कि बाद में 6 आना चाहिए। देखो नौचोक 36 का 6, हासिल आ जाएंगे 3, 9 जीरो जीरो का 3 हो जाएगा, और नोतिया सॉरी 4, 4 छंग 24, 24 का हो जाएगा आपके पास, 24 का आपके पास 24 ही रह जाएगा। अब इसके पास पॉइंट लगा देंगे तो 20, ये आंसर आपके पास आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। आप अगर इस तरीके से नहीं करना चाहो तो मैं दूसरे तरीके से आपको बता दे देता हूँ। देखो ये है हमारे पास 4,000, इसका मान कितना है हमें दिया हुआ है 10,000, और मल्टीप्लाई हमें किसका वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 4 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास ये, और बटे हमारे पास 10 है, यानी कि उत्तर आ जाएगा हमारे पास 243.6, 243.6 हमारे पास उत्तर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है, कितने अलग अलग तरीके ए बी सी डी ई एफ को क्रमबद्ध किए जा सकते हैं जिससे डी ई एफ हमेशा साथ रहे। तो डी ई एफ को साथ कर दो, डी ई और एफ को आप क्या कर दो, साथ कर दो, और उसके बाद इनके बॉक्स बना दो अलग अलग। एक तरीका ये हो गया, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा आपके पास सी। ये 3 ही तो बचे, 6 ही तो हैं। तो अब ये अलग अलग बॉक्स हो गए आपके पास। अब इन बॉक्स को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, आप बोलोगे भैया इनको फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो 4 बॉक्स हैं फैक्टोरियल 4 को, और साथ में इन तीनों को भी तो हम 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 3 से। तो आंसर जो आपके पास आएगा वो निकल गया 144। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 144 जब आप इसको सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, अरे भाई
क्वेश्चन नंबर 19 कहना चाह रहा है दोस्तों कि हरि ने 6.25% प्रति ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 6 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 की अवधि के लिए एक बैंक में 25,000 रुपए जमा किए। उसका ब्याज कितना होगा ये हमें बताना है। एक चीज समझेंगे यहाँ से, एक चीज क्या समझनी है मुझे बताओ। 4 फरवरी से और 18 अप्रैल तक का 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक का टाइम कितना होगा। आप बोलोगे यहाँ पे बचेंगे 24 दिन और 31 दिन हमारे पास मार्च के हो जाएंगे और साथ में 18 दिन हो जाएंगे। जब आप इसको ऐड करोगे आएगा 73 डेज। अब 73 डेज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 365 दिन से, तो दोस्तों ये हमारे पास हो जाएगा साल, यानी कि ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/5 ईयर की बात हो जाएगी, 1/5 ईयर की। आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 6.25, कितने साल के लिए, 1/5 ईयर के लिए। और मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट कितने दी है, प्रिंसिपल अमाउंट दी है 25,000 सॉरी, यही तो आपका ऐसा ही हो जाएगा, यही तो ब्याज हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे कितने पर, 5 पंजे 25 हो जाएगा। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 312.5, 312.5 आपके पास ऐसा ही आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है, अनुजा एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचती है, 6% की हानि पर बेचती है, ठीक है। और साथ में दोस्तों क्या, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तोड़ती है, 800 ग्राम वजन तोड़ती है किसके स्थान पर, आप बोलोगे भैया 1000 ग्राम के स्थान पर। और साथ में क्या करती है, साथ में 6% की क्या करती है, 6% की हानि करती है। यानी कि दोस्तों, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू वो कितने रुपए में देती है, 100 रुपए की वैल्यू को देती है 94 में। आप इसको डिवाइड कर देंगे क्या आएगा, देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो चले जाएंगे, आप भी बचेंगे 80, और ये हो जाएगा 80 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 4 बार जाएगा, और इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 47 आएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 40:47। तो हमारे हिसाब से कितने यूनिट का फायदा हो रहा है, इसमें बोला यदि 40 किलोग्राम की बिक्री पर उसको 350 रुपए का फायदा होता है तो 1 किलोग्राम बिक्री पर कितना फायदा होगा। आप बोलो देखो कितने यूनिट का फायदा हो रहा है, आप बोलोगे 7 यूनिट का फायदा हो रहा है दोस्तों। और हमारे हिसाब से फायदा कितना है, 350 है, तो 1 यूनिट का जो फायदा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 50 हो जाएगा, ठीक है। और आप बोलोगे 40 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 40 किलोग्राम का हो जाएगा 50 × 40, और 50 × 40 कितने होते हैं, 2000, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 40 किलोग्राम से, क्योंकि 1 किलोग्राम का निकालना, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50 रुपए। यानी कि 50 रुपए का उसको क्या होगा, पर केजी के हिसाब से फायदा होगा। आगे इतनी बात समझ में कि नहीं आ गई, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। देखो, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 50, अगर किसी वस्तु का किसी नंबर का 20% क्या है, 50 है, तो मुझे बताओ इसका, मुझे अगर 100% निकालना तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 5 से करनी पड़ेगी। तो क्या निकल के आएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे संख्या हो जाएगी 250, ठीक है। 5 पंजे 25 होते हैं, 250 हो जाएगी। अब व्हाट इज द इतने परसेंट ऑफ दिस नंबर, अब इस नंबर का कितना निकालना हमें, इस नंबर का हमें 87.5% निकालना है दोस्तों। तो क्या आंसर आएगा, आप मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा। जब आप इसका 87.2% निकालोगे तो जो आंसर आपका निकल के आएगा मेरे दोस्त, वो आंसर निकल के आएगा 218.75 इसका सही उत्तर आ जाएगा। आप डिजिटल सम लगा लो, डिजिटल सम अगर आप लगाना चाहोगे तो डिजिटल सम से भी ये हो जाएगा आंसर आपका आराम से। कैसे, देखो 5 और 2 7 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई ये हो जाएंगे 8 और 7 5 12, 12 का मतलब होता है 3, 3 और 8 कितने होते हैं, 8 और 3 होते हैं 11 का मतलब होता है 2, ठीक है दोस्तों, ठीक है। हाँ यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे, 14 का डिजिटल सम आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा इसका डीएस। अब 5 डीएस देख लो किसका है, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 इसका ही है, तो आंसर यही हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपको पढ़ना है, आपको बताना विच ऑफ द व्हाट डेट ऑफ जून 2021 फॉल ऑन फ्राइडे। ये बोल रहा है कि जून 2001 की कौन सी तारीख शुक्रवार पड़ेगी। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको इस करना है, जब आप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपको डेड ईयर वाले फॉर्मूले होते हैं, कितने मार्जिन वाले फॉर्मूले होते हैं, कि विषम दिन कितने होते हैं, इस तरीके से जब आप इसको करोगे तो आंसर आपका यही निकल के आएगा, ठीक है।
आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से 5, 6 और 8, 5, 6, 7, 8 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक में 3 क्या हो, शेषफल हो। आप 3 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका 5, 6, 7, 8 का हमें लेना है क्या? हमें लेना है दोस्तों इसका एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो 3, 3 सत्ते 21, 200, 200 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 21 हो जाएगा ना, 210 हो जाएगा। 210 की में आप 8 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसमें देखो, इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो 5 गुणा 7 गुणा 6 आ जाएगा, गुणा 4 आ जाएगा, क्योंकि 6 में ही 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2, इसका 3 गुणा 2 हो जाएगा ना, 2 गुणा 3 गुणा 2 हो जाएगा, तो 3 गुणा 2 में 2 गुणा 4 भी बन जाएगा आपका पास। देखो समझो एक बात को, ये हो जाएगा 3 गुणा 2 और गुणा 4। देखो अब ये 6 भी हो गया और ये 8 भी हो गया, तो यानी कि एलसीएम में क्या आएगा दोस्तों? एलसीएम इसका जो आएगा ना, इसका एलसीएम आएगा आपका 210 गुणा 4। 210 गुणा 4 कितना होता है? 210 गुणा 4 होता है मेरे भाई कितना? 840। अब 3 अंकों की ये 840, इसकी क्या बन जाएगी? एलसीएम। अब इसमें शेषफल 3 बचा ना, तो 3 ऐड कर दो, यानी कि 883 एक ऐसी संख्या होगी 3 अंकों की जो एक ही संख्या होगी। अगर आप इसमें और ऐड करोगे ना, क्योंकि एलसीएम फिर ऐड करना पड़ेगा, तो ये 4 अंकों की बन जाएगी, है ना? 4 अंकों की बन जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? एक ही संख्या ऐसी होगी 883, जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने के बाद 3 शेषफल देगी। देखो अगले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ना, 24 जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको समझना है आपको। इसको आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से कैसे समझना है, एक बात मुझे बताएंगे। इसमें बोला गया है एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु एक्स से चल रही है। बिंदु एक्स से 90 किलोमीटर दूर एक बिंदु तक एक साथ पहुंचती है। रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% अधिक है। हालांकि रास्ते में बीच के स्थान पर रुकती हुई जाती है, 2.5 मिनट खर्च कर देती है। बाइक की गति बतानी क्या होगी? अच्छा क्वेश्चन है, देखो ठीक है, समझेंगे। मैं इसको आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है बस, और कुछ नहीं। आप एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं बाइक है मेरे पास बाइक, अगर मैं इस बाइक की जो स्पीड मान लेता हूँ वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ, x किलोमीटर प्रति घंटा, आगे बात समझ में ना, x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप मुझे बताओ, इसने बोला है कि जो ट्रेन की जो स्पीड है, वो ट्रेन की स्पीड दोस्तों इसके 50% अधिक है, यानी कि ये हो जाएगी 3x/2। सीधी सी बात है, इसके 150% हो जाएगी, तो 3x/2 हो जाएगी। ये 3x/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। किसकी स्पीड? ये हो जाएगी आपके पास किसकी स्पीड हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तक ये सेम समय में तय करते हैं, 90 किलोमीटर की दूरी। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये 90 किलोमीटर की दूरी सेम समय में तय करते हैं, तो यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी ये x किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता होगा, और बाद का समय क्योंकि सेम है, तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी कितने 3/3x/2 की चाल से चलता होगा, और साथ में इसको कितना समय और लगा? 2.5 मिनट और खर्च हुई, तो इसमें 2.5 मिनट आप और ऐड कर देंगे, तो 25/60 हो जाएगा, 25/600 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 मिनट का मतलब उसको घंटे में चेंज करना है ना हमें, तो 25/600 हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लो, देखो ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा 90/x, और इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपके पास 180 180 अपॉन कितना हो जाएगा? 3x, और प्लस हो जाएगा आपके पास 25/600। अब जब आप इसको सोल्व करोगे ना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास निकल के आएगी, इधर वाली वैल्यू निकाल दो, आप इधर तक कर दो इसको। आप 3x क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 3x अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? 3x एलसीएम ले, इसको मैं इधर पहुंचा रहा हूँ ना माइनस में। 3x एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया 9 × 27, तो 27 में से 80 जाएंगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा, यानी कि 90 बटे कितना हो जाएगा? 90/3x बराबर हो जाएगा दोस्तों 25 बटे कितना? 600 के। ठीक है, एक जीरो से 600 की जीरो नहीं कटेगा, माफी चाहूंगा। अब x की वैल्यू यहाँ से आप निकालो, देखो 3 से काटूंगा कितनी बार कटेगा? 200 बार कट जाएगा, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। x की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर। 720 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी दोस्तों ट्रेन, ये तो ट्रेन थोड़ी ना, तो हवाई जहाज है भाई। 700 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ रहे हो बाइक की गति।
तो बाइक थोड़ी ना है, तो फिर चलो छोड़ो। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े व्यक्ति को 2 घंटे में पार कर सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति कितनी होगी? आप मुझे बताओ, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और ये 500 मीटर की ही दूरी तय करती है जब एक व्यक्ति को क्या करती है, पार करती है। तो एक व्यक्ति को कितने घंटे में पार करती है? 2 घंटे में पार करती है। यानी कि 500 मीटर को अगर मैं 500 मीटर बटे कितना कर दूं, 500 मीटर को अगर मैं 2 घंटे की बात हो रही है तो ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है, तो आप एक काम करो मेरे दोस्त, इसको करो 0.5 किलोमीटर और साथ में कितना हो जाएगा, 2 घंटे, तो ये इसकी स्पीड आ जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसकी स्पीड आ जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब हो जाएगा, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 का मतलब हो जाएगा 25 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे। 23.23434 को भिन्न के सबसे छोटे रूप में परिवर्तित कीजिए और ज्ञात कीजिए कि अंश और हर में कितना अधिक है। अंश जो है हर से कितना अधिक है। तो ये चीज आपको समझनी है। कैसे समझनी है? हमें पी बाई क्यू के, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। 23.23434 को आगे बात समझ में। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे 232.3434 आएगा। इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आगे? बोलो, इतनी बात आगे समझ में। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों, अगर इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1, जब मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक एक चीज समझो, आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर मैं x बराबर मान लेता हूँ, ये संख्या x बराबर आ जाएगी 23.23434। अगर मैं 10x की बात करता हूँ, इसके 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 232.3434 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? और अगर मैं दोस्तों क्या कर दूं, अगर मैं दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 100 से, और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास 10,000, सॉरी 1000x हो जाएगा। और साथ में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? साथ में कितना हो जाएगा? इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? आप बोलोगे 2324.34 आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन होगी आपकी 2। अब आप एक काम करो, इन इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 2 में से। ठीक है, यानी कि मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1। अब जो इसमें वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 990x बराबर निकल के आएगा। कितना? आप बोलोगे भैया निकल के आएगा ये हमारे पास 230 और 02 निकल के आएगा हमारे पास। आगे बात समझिए। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे 23002 अपॉन 990। आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 11,501 बटे हो जाएगा 495। 495 और ये हो गया अंश हमारे पास, ये हो गया हर। अब इसमें से अंतर निकाल दो, अंश अंश माइनस हर का। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपके पास दोस्तों 11,006 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 11,006 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो डेसिमल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। डेसिमल को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 3 लीटर, 4 लीटर और 5 लीटर आकार के 3 गिलास में दही और पानी का मिश्रण क्रम से 2:3, 3:7, 4:11 अनुपात में है। देखो 3 लीटर, आप बोलो 3 लीटर, 3 लीटर को मैं क्या कर दूं, ml में बता दूं, है ना? 3000 ml कर दूं उसको। ठीक है, देखो 3 लीटर का है तो मैं इसको 3000 ml कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 लीटर का, मैं इसको 4000 ml कर देता हूँ। ये 5000 लीटर का तो इसको मैं 5000 ml कर देता हूँ। अब ये वाले इसमें, इस वाले गिलास में क्या है? इस वाले गिलास में 2:3 के अनुपात में है। इस वाले गिलास में 3:7 के अनुपात में है। और इसमें है 4:11 के अनुपात में। आगे बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओगे, आप मुझे एक बात बताओगे, पहले अगर मुझे इनको दोस्तों एक साथ मिलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो 5 यूनिट की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा भैया 5 यूनिट, ये हो जाएगा आपके पास 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर कितना है, 5 यूनिट बराबर है 3000। तो मुझे यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 5 छंग 30, 2 छंग 12, यानी कि 1200 हो जाएगा, 1200। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1800। आगे बात समझ में। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से दोस्तों हम बात करते हैं, ये कितना है, आप बोलोगे 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 10 यूनिट की वैल्यू 4000 हो जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 12 है ना, 10 यूनिट की, तो 4 × 12 हो जाएगी। 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1200। और 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 7 × 2800। अब दूसरी मैं बात करता हूँ किसकी, दूसरी बात करता हूँ इसकी। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 15। तो 15 यूनिट हो जाएगा मेरे दोस्त, ये कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। अब इसमें आप समझेंगे, आप इसमें समझेंगे क्या, ये 15 यूनिट हो जाएगा आपके पास। तो 15 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त, 15 यूनिट की जो वैल्यू है, ये बराबर है आपके पास 5000 के। तो इसमें 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, बटे 15 × 4। और इसी तरीके से 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000 बटे 15 × 11 हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब इन सबको मिलाना है। तो जब आप इन सबको मिलाओगे ना, जब आप इन सबको मिलाओगे, तो दोस्तों जब आप इन सबको क्या करोगे, मिलाओगे साथ में, तो जो आपका रेशियो निकल के आएगा ना, रेशियो, वो रेशियो आपका निकल के आएगा इन सबको मिलाने के बाद। देखो 1200 ये है, 1200 ये है, 2400 हो जाएगा। 2400 और आप जब इसको मिलाओगे, तो जो आंसर आपका निकल के आएगा मेरे दोस्त, वो आंसर निकल के आएगा आपके 14:31। मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, आपको इन सबको मिलाना है। देखो ये दही है, अब बोला क्या गया है इसमें, बोला क्या गया है इसमें, परिणाम में दही और पानी। तो ये दही है आपके पास, कर्ड है, ये है वाटर, ये है आपके पास कर्ड, ये है वाटर, ये है आपके पास कर्ड, ये है वाटर। तो इनका रेशियो निकाल दो, तो ये हो जाएगा कर्ड, ये हो जाएगा वाटर। ठीक है, जब इनका रेशियो आप निकालोगे तो ये आपका इसका आंसर सही आ जाएगा। आगे इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कहना चाह रहा है दोस्तों, आप इसको ध्यान से समझेंगे। एक कार्य को 50 दिन में, ए किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 40 दिन में। यानी कि ए किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को दोस्तों 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए के द्वारा कार्य आरंभ करने के 20 दिन के बाद बी ऐड हुआ, तो इसका रेशियो कितना मान लो, आप इनका रेशियो मान लो दोस्तों 200। तो 5 से जब काटेंगे 4 बार जाएगा और यह बच जाएगा 5 बार। अब ए ने कितने दिन तक काम करा, ए ने 20 दिन तक अकेले काम करा, यानी कि 4 × 20 दिन तक इसने काम करा। फिर साथ में कौन आ गया, बी आ गया हमारे पास, साथ में बी आ गया, यानी कि 4 + के 5 यूनिट से काम हुआ कितने दिन तक, तो कुल काम कितना हुआ, मान लो x दिन तक काम हुआ, और काम हो जाएगा 2000 टोटल। अब इसमें 180 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, 120 बराबर कितना आ जाएगा, 9 × x आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे आपको, 120/9। तो 9×3 = 27 होते हैं, या 9×2 = 18 होते हैं, या 9 × 9 निकाल लेंगे। ये बोल रहा है कि तो कुल कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे, जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, आप इसको 9 से डिवाइड करोगे ना, आप एक चीज तो समझो, ये 9 से इतना अगर टाइम आ गया, मान लो इतना टाइम आ गया, 20 बटे कितना, आप बोलोगे ये आ गया हमारे पास कितना, 120/9। अब 120/9 तो ये है, प्लस 20 दिन तो है, टोटल काम पूछ रहा है ना हमसे, तो टोटल दिन पूछ रहा है। तो 9 × 2 = 18, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 300/9, और 300/9 का मतलब होता है 33, सही 33.33 दिन। तो 33.33 दिन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/4, 1/5, 5/6, 1/4, 1/5 और 5/6। जब इनका एलसीएम निकालना हो, मैंने आपसे बताया था, जो चीज निकालनी हो तो अंश की तो वही निकालते हैं और हर की उसकी दूसरी। यानी कि अगर एलसीएम निकालना है तो 1, 4, 5 का निकालना है हमें एलसीएम, और बाकी का निकालना है एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4, 5, 6 का तो निकालना है हमें एचसीएफ,
और ऊपर निकालना हमें 1,1,5 का क्या निकालना, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा आप बोलोगे, एलसीएम आ जाएगा 5, इसका एचसीएफ आ जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कहना चाह रहा है चार व्यक्ति चार व्यक्ति चार व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चार व्यक्ति हैं, एक काम को, चार मैन है सॉरी, एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, चार व्यक्ति है, 4 मैन मल्टीप्लाई 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 2 की कमी आ जाए, अगर व्यक्तियों की संख्या में 2 की कमी आ जाएगी तो 2 व्यक्ति बचेंगे, तो वास्तविक काम के 1/4 पार्ट को, ओके इस तरीके से, मतलब ये एमडीएस फॉर्मूला है, समझो। चार व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, आप बोलोगे भैया टोटल काम हो गया हमारे पास, टोटल काम हमारे पास एक हो गया, मान लो एमडीएस फॉर्मूला लगा दो। अब आदमी कितने बचे, 2 आदमी बचे, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, एक्स दिन तक काम कर रहे हैं, और कितना काम, 1/4 यानी कि 1/4 काम, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो आएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 6 बार यानी कि 6 आ जाएगा, यानी 6 दिन तक काम करेंगे 1/4 काम को पूरा करने के लिए। आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर, अरे भाई यार, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दोस्तों 21 की। देखो क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें समझना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए, आप समझेंगे इसको ध्यान से। देखो क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के समूह के औसत रंग जो है वो 40 है। मैं इनका टोटल जो रन मान लेता हूँ वो 40 गुणा 20 मान लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 800 हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अन्य खिलाड़ी ए के स्कोर को समूह के कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है तो औसत 1 रन कम हो जाता है। ओके, अगर दोस्तों मुझे एक बात बताओ आप, अगर दोस्तों 40 से स्कोर कम हो जाता है, 40 रन था, स्कोर 1 से कम हो जाता है, किसके लिए, स्कोर 1 से कम हो जाता है, और कितने के लिए, 21 आदमी आएंगे ना, 21 आदमी के लिए, तो जो आंसर आपका निकल के आएगा 9। 19 रन बनाए एक ने ए ने क्या बनाए, 19 रन बनाए। ये ध्यान समझने की बात है, ध्यान से समझने की बात है। ए ने जो रन बनाए वो 19 रन बनाए, तब जाके 20 लोगों का, 21 लोगों का, जो ओवरऑल 21 लोगों का औसत जो था वो 39 बचेगा। तो अब न्यू जो हमारे पास न्यू एवरेज जो आ जाएगा, न्यू एवरेज वो आ जाएगा हमारे पास 39। क्यों, क्योंकि 39 इसलिए आएगा क्योंकि 1 से कम हो जाता है। देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ से कि खिलाड़ी ए के स्कोर के समूह कुल कुल स्कोर के साथ जोड़ा जाता है तो 1 रन कम हो जाता है औसत में से। तो मुझे बताओ 40 औसत था, उसमें से 1 कम हो रहा है, कितने कितने खिलाड़ी हैं, 21 खिलाड़ी हैं, तो 21 कम हो जाएगा, यानी कि आपके पास 21 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, वो आदमी कितने रन बना के लेके आएगा, 1। ए आदमी कितना स्कोर करेगा, 19 स्कोर करेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब उसने बोला है कि ए ने 22 मैच में 11 रन अधिक स्कोर किए पिछले मैच से 11 रन स्कोर अधिक किए, यानी कि अब जो उसने रन स्कोर किए वो कितने स्कोर किए, आप बोलोगे अब जो उसने रन स्कोर किए 22 मैच में 22 मैच में ए ने जो स्कोर किया वो कितना किया, 19 प्लस के 11 यानी कि 30 रन स्कोर किए। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब मुझे बताओ आप अब मुझे बताओ अब टोटल रन कितने हो जाएंगे, अब टोटल रन कितने हो जाएंगे, टोटल टोटल जो रन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल रन हो जाएंगे दोस्तों 800 और प्लस 30। यहाँ कितने रन हो जाएंगे, टोटल टोटल रन हो जाएंगे 830। इतनी बात समझ में आ गई। इस मैच के बाद जो ये मैच हुआ ना, अगला मैच जिसमें 22 मैच उसने करा, जो 22 मैच हुआ उस मैच के बाद ए ने जब 11 रन अधिक बनाए तो टोटल जो रन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 830। अब टोटल रन 830 हो जाएंगे। अब खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है, एक खिलाड़ी बी समूह में शामिल होता है, औसत में 2 रन की वृद्धि कर देता है। औसत में क्या कर देता है, 2 रन की वृद्धि कर देता है। आप मुझे बताओ औसत कितना था, आप बोलोगे औसत था भैया 40 रन था औसत। अब इसमें 2 रन की वृद्धि कर देता है, तो अगर 2 रन की वृद्धि कर देता है यानी कि 42 औसत हो जाएगा।
औसत हो जाएगा। अब कितने लोग आ गए, मुझे बताओ कितने लोग आ जाएंगे, 42 हो जाएंगे ना। तो मुझे बताओ अब कितने लोग हो गए, पहले 20 लोग थे, ए आया कितने हो गए, 21 हो गए, अब बी आया कितने हो गए, 31 हो गए, सॉरी 22 हो गए। यानी कि अब जो टोटल रन हो जाएंगे ना, टोटल रन जो हो जाएंगे 22 लोगों के, वो हो जाएंगे 42 × 22। 42 × 22 कितना होता है, आप मुझे बताओगे 42 × 22 कितना होता है, ये हो जाएगा टोटल रन। अब इसमें हमसे पूछा गया है खिलाड़ी ए द्वारा मैच एक्स में बनाए गए रन और खिलाड़ी बी द्वारा मैच वाई में बनाए गए रनों का अंतर बताना है। बस यहाँ पे आप इनका अंतर निकाल दो। आप मुझे बताओ 800 रन थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे। 800 में 30 रन ऐड हुए, तो बी ने भी तो कुछ बनाया होगा, मान लो बी ने कुछ बना दिया होगा, और ये बराबर हो जाएंगे दोस्तों कितने, 42 × 22 के। बी ने कुछ रन बनाए होंगे तब जाके हमारा इतना आया होगा। तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 94 रन आ जाएंगे बी के द्वारा। बी के द्वारा जो रन बनाएगा वो 94 बनाए गए। अब बी के द्वारा 94 रन बनाए गए और ए के द्वारा उस मैच में कितने रन बनाए गए, ए के द्वारा उस मैच में 19 रन बनाए गए। तो इसका अंतर निकाल देंगे 94 माइनस के 19, तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 75 रन आंसर आ जाएगा। यानी कि 75 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में कि नहीं आ रही। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 32 की। एक लड़का अपनी यात्रा का पहला हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा हिस्सा 70 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल बतानी। तो क्या आ जाएगा, 30 गुना ये गुणा 2 और बटे हो जाएगा दोस्तों 100। तो कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे इसका आंसर आएगा 42, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 21 दूनी 42 होते हैं। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 नंबर क्या कहना चाह रहा है, 34 नंबर बोलना चाह रहा है दोस्तों, तीन मित्र हैं ए बी सी, आपस में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं कि बी और सी एकत्रित रूप से ए से 2 गुना काम कमाते हैं। यानी कि बी प्लस सी और ए से जो है 2 गुना है, यानी कि बी प्लस सी और ए, इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ये समझो ना आप, देखो कि बी और सी एकत्रित यानी कि एक साथ रूप में बी से ए से 2 गुनी धनराशि प्राप्त करते हैं, तो इनका रेशियो आ जाएगा। और बी को मिलने वाली राशि धनराशि ए और सी की एकत्रित धनराशि की 1/4 है। तो ए प्लस सी की धनराशि की 1/4 है बी को मिलने वाली। तो अगर मान लो इसको बी ए प्लस सी को 4 मिल रही है तो इसको ए मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई। यदि वे अपने बीच 5625 रुपए विभाजित करते हैं, तो 5625 रुपए विभाजित करते हैं, बी की धनराशि ए के हिस्से ए से कितनी कम है। आप मुझे बताओ ये कितने यूनिट है, आप बोलोगे भैया 3 यूनिट है। और ये कितने यूनिट है, आप बोलोगे भैया 5 यूनिट है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ऐड तो तीनों चीज हो रही है, ए बी सी हो रही है, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ कम आ रही है यहाँ ज्यादा आ रही है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई 5 से करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से करनी पड़ेगी। जब 3 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रेशियो जो बन जाएगा ना, वो रेशियो डायरेक्ट वैल्यू बन जाएगी। आप जब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 10 आएगा। ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 दोस्तों। और जब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो 10:5 आ जाएगा, नया रेशियो आ जाएगा इनका। अब इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 रेशियो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इनकी वैल्यू मिल गई हमें। ए की वैल्यू कितनी होगी, ए को मिलता है 5 यूनिट, बी को मिलता है कितने यूनिट, बी को मिलता है 3 यूनिट। और अब देखो बी को अगर 3 यूनिट मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 7 यूनिट। क्योंकि बी प्लस सी को कितना मिल रहा है, 10 यूनिट मिल रहा है। यहाँ पे बी की मान 3 है तो सी का मान हो जाएगा 10। आगे इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आगे बोलो, आगे इतनी बात समझ में, तो सी का मान 10 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इनको आप ऐड कर दो, जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 15 यूनिट आएगा। तो 15 यूनिट जो बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, वो किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे 5625 के। और हमसे पूछा क्या गया, बी के हिस्से की धनराशि ए से कितनी कम है, तो बी की कितनी कम है, ए से 2 यूनिट कम है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो 15 से डिवाइड करें कितना आएगा, जब आप इसको 15 से डिवाइड करके 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा दोस्तों, मेरे मेरे भाई आपका आंसर आएगा कितना, आपका आंसर आएगा 750। आपका आंसर आएगा 750। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर हमने जो ये करा था कौन से नंबर का था, ये 31 नंबर का था। ठीक है, उसके बाद ये 32 हो गया, उसके बाद अरे यार ये 34 हो गया। तो मतलब एक क्वेश्चन हमारा कम होगा। तो ये आंसर जो आएगा ना दोस्तों, ये आएगा आपका 750। यानी कि हमारे पास आज 39 ही क्वेश्चन है इसमें।
अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34। नहीं भाई, 39 कैसे हैं? देखो 39 नहीं है, देखो ये हमारे पास 34 है, ये होना चाहिए था 33 होना चाहिए था, ये 33 होना चाहिए था, तो इसको हम कर देते हैं 33। ठीक है, और 34 हमारे पास आगे है। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 34 नंबर क्वेश्चन है। यदि n का संबंध 1 2 3 4 से है तो सूत्र x स्क्वायर प्लस के एन एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, इसके कितने वास्तविक मूल होंगे? हमें वास्तविक मूल की बात करनी है। ठीक है, वास्तविक मूल की हमें बात बतानी है, कितने होंगे। आप एक बात बताओ, देखो अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास इक्वेशन आएगी प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये वास्तविक मूल इसके नहीं हो सकते, इसके काल्पनिक मूल होते हैं। इसके क्या होते हैं दोस्तों? इसके होते हैं काल्पनिक मूल। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, देखो मेरी बात समझो, एक फॉर्मूला होता है आपका, एक फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी बाई, और सॉरी बी एक्स प्लस के सी, माफी चाहूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी होता है। हमारे पास एक द्विघात समीकरण होती है, यानी कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण होती है, ये हो जाएगा आपके पास बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 होती है। आगे इतनी बात समझ में, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण होती है, इसमें एक डी होता है, डी डी बराबर जो होता है एक फॉर्मूला होता है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये 4ac होता है। अब मैं इसको आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, ये होगी बात समझ में। अब ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, इसमें कंडीशंस होती हैं। अगर अगर डी हमारे पास बड़ा होगा 0 से, तो इसके मूल क्या होंगे? इसके मूल जो होंगे ना, मूल, इसके मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, और साथ में बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखना, बराबर नहीं होंगे। अगर डी बराबर हमारे पास क्या होता है, डी अगर हमारे पास 0 होता है दोस्तों, तो क्या आता है हमारे पास? मूल जो होते हैं ना, मूल, ये वास्तविक तो होते हैं, वास्तविक तो होते हैं, लेकिन लेकिन मेरे दोस्त बराबर भी होते हैं, बराबर भी होते हैं। ठीक है, अगर d की वैल्यू मेरे पास छोटी आती है 0 से, अगर d की वैल्यू छोटी आती है, तो इसके वो मूल आएंगे ना, इसके मूल जो आएंगे, इसके मूल आएंगे काल्पनिक, इसके मूल होंगे दोस्तों काल्पनिक, मूल होंगे काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक मूल होंगे मतलब कि इमेजनरी होंगे, ये समझ लेना आप, इमेजनरी इसके मूल हो जाएंगे, काल्पनिक इसके मूल हो जाएंगे, काल्पनिक, काल काल्पनिक, काल्पनिक इसके मूल होंगे। ये दो चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब इस कंडीशन में रख के देखो आप, जब आप इसमें x की वैल्यू क्या रखोगे, जब आप इसमें x की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू अगर आप इसमें 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ d की वैल्यू निकालो, d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 1, b की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा, माइनस के 4 गुणा 1 गुणा कितना हो जाएगा? 4 गुणा 1 गुणा 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा? माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा 3, और माइनस के 3 हो गया, तो मतलब कि ये क्या होगा हमारे पास? 0 2 से छोटा होगा, डी हमारे पास 0 से छोटा होगा, तो मूल क्या हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे, यहाँ पे काल्पनिक हो जाएंगे। तो ये एक वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल होनी नहीं, तो बची हुई बात की 3, तो बाकी 3 कंडीशन फुलफिल करके देखो, देखो एक्स हो जाएगा प्लस के 2 कितना हो जाएगा? 2x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे d की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और माइनस के 4 यानी कि 0 आएगा, तो वास्तविक काल्पनिक है, यानी कि एक कंडीशन तो ये बन जाएगी। अगर मैं d बराबर क्या रखता हूँ, अगर मैं x बराबर 3 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर हो जाएगा 0, तो कितना आएगा? 3 के 9 माइनस के 4 यानी कि 5 आएगा। यानी अब जो वैल्यू हम रखते जाएंगे वो बड़ी आती जाएगी, यानी कि हमारे पास ये वाली कंडीशन आती जाएगी। तो हमारे पास 3 मूल ऐसे हैं जो वास्तविक हैं, 3 संख्याओं के द्वारा हमारे पास 3 मूल वास्तविक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 से नहीं बन रहा तो बाकी 3 से बनेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। आगे की मैं बात करता हूँ, इसमें बताना है दोस्तों बहुलक डाटा, 3 दिनों का 20 बल्लेबाजों का डाटा है, इसमें बहुलक बताना। बहुलक का मतलब आप सभी को पता है, मोड होता है,
और मोड का मतलब भी आप सभी को होता है, मोड बराबर होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आप जब इसमें देखोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास एक, दो, अ, तीन होगी आपके पास 89, यानी कि आपके पास 89 इसका आंसर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कहना चाह रहा है दोस्तों कि शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% 20 शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दिवाली के दिन वह पिछली लागू छूट के 40% अधिक अतिरिक्त छूट देता है। यदि सभी छूट लागू करने के बाद दुकानदार का कुल जो लाभ होगा, वो जो कुल लाभ होगा दोस्तों वो कितना होगा, 50% होगा। और तो दिवाली के आठ 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु, 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य। आप मुझे बताओ, एक चीज ध्यान से समझना, लास्ट वाली लाइन पकड़ो। इसने बोला कि 8,000 रुपए की वस्तु बेचने पर उसको 50% का लाभ होगा, यानी जो 8,000 वैल्यू होगी मेरे दोस्त, वो 150% की होगी कि नहीं होगी। बस हमें उसकी अंकित मूल्य निकालना, क्रय मूल्य निकाल लो, क्योंकि क्रय मूल्य सब में डिफरेंस है। तो क्रय मूल्य निकाल लो, उससे आंसर आ जाएगा। ये 150 की वैल्यू होगी, 100 की वैल्यू निकालनी है। ये 150 की वैल्यू हो जाएगी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप 100 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, जब आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो जो आंसर आपका निकल के आएगा ना दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे वो आएगा 5,333.33, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास सही है। तो अगर हमारे पास अंकित क्रय मूल्य ये हो गया तो अंकित मूल्य हम निकाल सकते हैं। तो सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ 37 नंबर की। 37 नंबर क्या कहना चाह रहा है, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 15 फीट, 10 फीट और 12 फीट है। 6 फीट और 4 फीट की एक दरवाजा है। 5 फीट और 5 फीट का एक आयाम की दो खिड़कियां हैं। 14 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से दरवाजे, खिड़कियां, छत और फर्श को छोड़कर कमरे के आंतरिक दीवारों की क्या बतानी है, रंगाई का व्यय बताना कितना होगा। समझेंगे बात को। लंबाई कितनी है, आयताकार है यानी कि रेक्टेंगुलर है। लंबाई कितनी है, आप बोलोगे भैया 15 फीट है। चौड़ाई कितनी है, आप बोलोगे भैया 10 फीट है। चौड़ाई है 10 फीट। आप बोलोगे ऊंचाई कितनी है, भैया ऊंचाई है हमारे पास दोस्तों कितने फीट, आप बोलोगे 12 फीट है। आगे इतनी बात समझ में। अगर मैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, क्योंकि ये घन बनेगा, ये तो घन बनेगा ना, ये इस तरीके से बनेगा घन एक, ठीक है, इस तरीके से एक आपका घन बन जाएगा एक कमरा। आगे बात समझ में। अब इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे पृष्ठीय यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 इंटू, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, और गुणा हो जाएगा उसकी ऊंचाई। तो इसका जो आंसर आएगा 2 गुणा 15 और 10 कितने होते हैं, 25, 25 दूनी 50 गुणा 25 और गुणा हो जाएगा 12। तो 25 50 यानी कि 600 आ जाएगा इसका क्या, इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा 600। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ लेटरल सरफेस एरिया आ गया, और साथ में दोस्तों क्या इसमें खिड़की माइनस करनी, दरवाजे माइनस करने, और क्या माइनस करना, फर्श का छत माइनस और फर्श माइनस करनी है। तो कितना आएगा मुझे बताओ, खिड़की कितनी आ जाएगी, खिड़की आ जाएगी, खिड़की का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5 हो जाएगा यानी कि 25 हो जाएगा। और खिड़की कितनी है, 2 है, तो 25 दूनी 50 यानी कि ये आ जाएगा 50। और साथ में मेरे दोस्त कितना, दरवाजे का वो कितना आ जाएगा, दरवाजे का तो यानी कि 2 गुणा ये आ जाएगा खिड़की, और ये हो जाएगा दरवाजा 2। तो दरवाजे का कितना आ जाएगा, दरवाजे का आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपके पास 6 गुणा 4, क्योंकि इसके 6 फुट और 4 फुट आयाम है। 6 फुट और 4 फुट, 6 गुणा 4 आ जाएगा, 6 गुणा 4 आ जाएगा यानी कि 24 हो जाएगा। अब 24 और ये कितना हो जाएगा 74। अब इसमें से 74 माइनस कर दो आप, 600 में से आप माइनस कर दो 74। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया ये आएगा 526, और 526 वर्ग मीटर को हमें 14 रुपए पर किला किसके हिसाब से, 14 रुपए 14 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से देने हैं। तो 14 रुपए की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो आएगा आपका पास आएगा 7364, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज की भुजा 2 3 4, दूसरे त्रिभुज का परिमाप 81 है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजाएं कितनी होगी। देखो अगर समरूप त्रिभुज है ना, समरूप
त्रिभुज अगर समरूप है तो उसका परिमाप क्या होता है, परिमाप उसका बराबर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, परिमाप बराबर होता है। तो यानी कि 2 और प्लस के 3 प्लस के 4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया हो जाएगा आपके पास कितना, 9 हो जाएगा। तो 9 यूनिट बराबर हो जाएगी आपके पास कितने, 81 के। तो यानी कि यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 9 आ जाएगी। तो जो इसका दूसरी वाली जो दूसरा वाला त्रिभुज है, इसके जब इसका जो भुजाएं हो जाएगी वो कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगे 2 गुणा 9 और 3 गुणा 9 और हो जाएंगे 4 गुणा 9 के। 4 गुणा 9, 4 9 36 और 9 27 और 18, 18 9 27 आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 18 27 और आपके पास हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 39 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कहना चाह रहा है समान त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के त्रिभुज क्षेत्रफल। देखो समान त्रिभुज है हमारे पास, ये है एक त्रिभुज और एक त्रिभुज है हमारे पास। आगे बात समझ में, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास एफ है। इनका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 144 और इसका क्षेत्रफल है 81। इसने पूछा है अगर त्रिभुज ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा 36 है, त्रिभुज ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा 36 है, तो उसकी डी की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। आप इसमें रेशियो लगा दो 36/x और बराबर 144/81, तो आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 9 से ये कट जाएगा आपका, 36 से कट जाएगा 18 8 144, तो 36 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 36 से कितनी बार कटेगा, देखो 12 से कट जाएगा 3 बार और 12 से ये कितनी बार कट जाएगा। ओके सॉरी 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 दोस्तों 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 सॉरी, ये आएगा आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है 36/x बराबर ये आएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल दो आप, 36 बटे कितना आएगा x आएगा और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/9। ठीक है, आप इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 आएगा और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x की वैल्यू आ जाएगी 27, यानी कि उसकी बड़ी भुजा जो हो जाएगी, उसकी बड़ी भुजा हो जाएगी 27। इसका फॉर्मूला होता है, आपको कोई सी भी भुजा निकालनी है ना, उसका रेशियो, भुजाओं का रेशियो इसके क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होता है, अंडर रूट के बराबर। ध्यान रखेंगे, इसके भुजाओं का जो 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 समान त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं का जो रेशियो होता है वो उनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के बराबर होता है। बस उस तरीके से हमने इसका फॉर्मूले लगा के आंसर निकाला। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है। यदि ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन ट्राइंगल, ओके एक बार समझेंगे, त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर दे रखा है, एक त्रिभुज हमारे पास दे रखा है पी क्यू आर और एक त्रिभुज हमें दे रखा है दोस्तों, एक त्रिभुज दे रखा है हमें क्या, त्रिभुज दे रखा है हमें, एक दे रखा है ए बी और सी। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि समान है, त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। इसमें बताना है अगर ए बी, देखो त्रिभुज बना दो आप, त्रिभुज बना दो पी क्यू आर, उसमें बना दो त्रिभुज आप, ये ए बी और सी हो जाएगा। इसमें बोला कि ए बी की वैल्यू 6 है और एंगल बी जो है ना, ये एंगल बी ये 50 डिग्री है। तो इसमें बताना है एंगल ए बराबर 70 डिग्री है, एंगल ए बराबर 70 डिग्री है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है, आप बोलो। देखो कथन कौन सा सत्य है, आप मुझे बताओ। जो एंगल सी होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी कि 180 माइनस के 120 बराबर कितना हो जाएगा एंगल सी। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर एंगल सी 60 डिग्री होगा तो यहाँ पे एंगल 12 भी 60 डिग्री, एंगल आर भी 60 डिग्री होगा। तो आर 60 डिग्री लगा लो, किसमें है, इसमें नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता, इसमें नहीं है ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इसमें बोला कि ए बी जो है ना 6 है, तो अगर ए बी 6 है तो पी क्यू की वैल्यू भी 6 यूनिट ही होगी, क्योंकि इनका अनुपात सेम होता है, समरूप के एंगल का अनुपात, इनकी जो जो इनकी क्या होती है, जो इनकी भुजा होती है उसका अनुपात सेम होता है। तो P और Q की वैल्यू सेम होगी, तो P और Q की वैल्यू 6 होगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको समझ में आई होगी। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। और साथ में दोस्तों आपके 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही तरीके से बने हैं, कितने आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए हो, कितने आपके आंसर सही हुए हैं और कितने आपके नंबर आए हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको
अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपके कितने नंबर आए हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।